Jai Hind students, this is Aditya Lodhi, your SST teacher. Now, we are going to start the new topic, permanent settlement, रैयतवाड़ी सिस्टम और मालवाड़ी सिस्टम। आप सभी ने देखा था कि अभी तक हमारे देश में ब्रिटिश शासन जब चालू था तो उनका केवल एक उद्देश्य हुआ करता था कि वो जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था या भू कर होता था, भू राजस्व होता था, तो उसको वो अधिक से अधिक मात्रा में हमारे देश से वसूलने का काम करते थे, जिसमें उन्होंने ज़मींदारी व्यवस्था चालू की, रैयतवाड़ी सिस्टम चालू किया और मालवाड़ी सिस्टम चालू किया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे उन्होंने काम किए और जो कि उनके लाभ के लिए उन्होंने ये काम किए थे। हमने इन सभी को देखा। अब हम देखेंगे उसके अंदर उन्होंने किस प्रकार से भारत में जो भू राजस्व कर था उसको कैसे बढ़ाया और उन्होंने अधिक से अधिक मात्रा में कैसे लाभ कमाने के अधिक प्रयास किए। इस व्यवस्था में या इस सिस्टम में सबसे पहले जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। जब हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं तो इसको सबसे पहले 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आइए देखते हैं हम इसके अंतर्गत क्या आता है। The permanent settlement, also known as the Permanent Settlement of Bengal, was an agreement between the East India Company and Bengali landlords to fix revenues to be raised from land that had far-reaching consequences for both agricultural methods and the productivity in entire British Empire and the political. इसका मतलब क्या होता है कि द परमानेंट सेटलमेंट जो था वो किस नाम से जाना जाता था? ये बंगाल के सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता था। ये एक एग्रीमेंट था कंपनी के बीच में और बंगाल के जो ज़मींदार थे उन सभी के बीच में कि जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो कैसे वसूला किया जाए और उनसे किस प्रकार से कर वसूल किया जाए। इस व्यवस्था में हमने देखा था कि जो परमानेंट सेटलमेंट था इसमें जो रेवेन्यू का जो रेट था, मतलब जो पैसा था, उसको डिसाइड कर दिया गया था और उसको फिक्स कर दिया गया था। आइए इसके अंदर हम देखते हैं कि और क्या क्या आता है। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमाली बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति का समझौता था। मतलब ये एक समझौता था जिसमें बंगाल और ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक समझौता हुआ जिसमें उनके बीच में जो जमीन का कर होता था या भू राजस्व कर होता था उसको स्थायी कर दिया गया, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1993 को लागू किया गया था। इसके आगे हम देखते हैं कि आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदार जो या जमींदार होते थे उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। मतलब हम देखते हैं कि जो एक सामान्य व्यक्ति रहता था, तालुकदार रहता था, वो राजाओं के थ्रू एक जमींदार बना दिया जाता था। जमींदार मतलब 3 से 4 किसान रहते थे या उसके अंदर बहुत सारे किसान हुआ करते थे और उस व्यवस्था के अंतर्गत जो एक व्यक्ति रहता था जमींदार जिसको बोला जाता था वो उन सभी से कर वसूलने का काम करता था। यहाँ पे एक समस्या यह आई कि जो जमींदार हुआ करता था उसके मध्य में एक समझौता ये हुआ कि उसको एक फिक्स अमाउंट में, एक तय राशि में उनको पैसा देना होता था ब्रिटिश सरकार को। अब यहाँ पे समस्या तब होती थी जब किसी वर्ष में जब फसलें अच्छी नहीं हुआ करती थी या फिर उनको पूर्ण रूप से फसलों का जब उत्पादन नहीं हुआ करता था तो उस समय में जो जमींदार हुआ करते थे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं के चलते उनसे उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी अगर वो उस राशि को चुकाने में असमर्थ रहते थे तो। अच्छा, जब वो राशि को असमर्थ रहते थे चुकाने में तो फिर उनसे ज़मींदारी छीन ली जाती थी। परंतु अगर वो जमींदार उस कर को चुकाने के लिए अगर किसी व्यक्ति से लोन या फिर कर लेता था, उधार लेता था, तो अगर इस परिस्थिति में अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति का उधार नहीं चुका पाता था तो उसको या तो देश से निष्कासित कर दिया जाता था या उससे मतलब उसको बहुत कड़ा दंड दिया जाता था और उससे उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी और उसकी स्वयं की भी जो ज़मीन रहती थी उसको भी उससे छीन लिया जाता था। इसमें बहुत सारी समस्याओं का समझौता हुआ और लोगों ने इसके कारण, किसानों ने खेती करने में बहुत ज़्यादा कमी कर दी और जो क्वालिटी वाली खेती हुआ करती थी, एग्रीकल्चर हुआ करता था, उसमें बहुत सारी कमियां आई।
इसके बाद हम देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जो एक्ट था आपका, उसमें कुछ मेन हमें पॉइंट में उसको पढ़ना है, उसको याद करना है। वो आपके सामने कुछ इस प्रकार है। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, अब ये हम देखते हैं कि किसने बनाया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1785 से 1793 तक इनका समय था, इन्होंने बनाया था। इन्होंने कब बनाया था? तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको सबसे पहले बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों और कैसे? व्हाट एंड हाउ? अंडर दिस एक्ट, राजास एंड द तालुकदार्स रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स, they were asked to collect the rent from the peasant and the pay revenue to the company. The amount to be paid is fixed permanently. मतलब जो राजा हुआ करते थे या तालुकदार हुआ करते थे, उनको जमींदार के नाम से जाना गया और उनको बोला गया, उनके बीच में एक समझौता हुआ कि आप हमें एक फिक्स अमाउंट में हमें कर वसूल कर देंगे, और इस जो टैक्स हुआ करता था इसको फिक्स कर दिया गया था। अच्छा, ये क्यों किया गया था? इसको हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड फॉर मोर रेवेन्यू। इसको इसलिए किया गया था क्योंकि जिससे खेती में और भी ज़्यादा सुधार हो सके और अधिक से अधिक लोग इसको खेती कर सकें। इसके बाद में हम देखते हैं रॉयतवारी सिस्टम। रॉयतवारी सिस्टम सन 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। रैयतवाड़ी व्यवस्था या रॉयतवारी सिस्टम, ये दोनों ही एक ही हैं। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, असम के कुछ भागों में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आ गई। मतलब जो भी यहाँ पे हमारे पूरे देश में या जो जिन राज्यों का यहाँ पर नाम दिया गया है, उन राज्यों की लगभग 51% भूमि इस व्यवस्था में आ गई। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया था, अर्थात इसमें किसानों को बोल दिया गया था कि यह भूमि आपकी है और जो भी आपको खेती करनी है, जो भी आपको काम करना है, आप इसी भूमि पर करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या व्यवस्था थी और ये क्यों की गई थी और इसके क्या काम थे। पहला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कृषकों को माना गया था तथा उन्हें भूमि के क्रय विक्रय का अधिकार भी दिया गया था। मतलब कि इस व्यवस्था में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी या रैयतवाड़ी सिस्टम था, इसमें जो फार्मर्स हुआ करते थे उनको लैंड का ओनर बोल दिया गया था और इसको वो सेल कर सकते थे और परचेज कर सकते थे। मतलब इसको वो खरीद भी सकते थे और बेच भी सकते थे। मतलब इनके ऊपर इनका जो जमीन हुआ करती थी उनको मालिकाने अधिकार उनको प्राप्त हो चुका था। दूसरा आता है, इस व्यवस्था में सरकार एवं रैयतों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। मतलब इसमें सरकार और जो जमींदार हुआ करते थे उनके बीच में एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया कि उनको इसका कर वसूल कर उन्हें देना है। तीसरा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि के सर्वेक्षण के उपरांत उत्पादक शक्ति के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर किसी व्यक्ति को बंजर जमीन दे दी गई हो और उस पर हम उसी अमाउंट पे टैक्सेशन करते हैं कि जैसा कि उपजाऊ जमीन पे करें। नहीं, इस व्यवस्था में था कि पहले उस जमीन का निरीक्षण किया जाता था, उसका पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता था, देखा जाता था कि वो जमीन कितनी ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पे क्या क्या फसलें हो जाएंगी। उसके बाद पे उस पर फिर रेवेन्यू लगाया जाता था। मतलब अंध व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे एक व्यवस्था थी जिसमें उसमें पहले देखा जाता था कि भूमि कितनी उपजाऊ है और कितनी काम की है, उसके बाद ही उस पर टैक्स फिक्स किया जाता था। अब हम देखते हैं कि इस व्यवस्था के कुछ दोष भी आते हैं। तो इस व्यवस्था में गांव के प्रमुख लोग हस्तक्षेप कर मध्यस्थता का कार्य करने लगे। मतलब इस व्यवस्था में कुछ लोग थे जो कहना चाहिए ब्रोकरी का काम जिन्होंने स्टार्ट कर दिया और मध्यस्थों का काम चालू करने लगे अपने लाभ कमाने हेतु। यह वर्ग भी जमींदारों की तरह गरीब कृषकों का शोषण करने लगा। अच्छा, ये जो वर्ग था, जैसा कि हम जब भी देखते हैं आज ब्रोकर्स की जो स्थिति है, उसमें जो ब्रोकर्स रहते हैं वो किसी का लाभ या हानि नहीं देखते हैं, वो स्वयं का लाभ और हानि देखते हैं। इस परिस्थिति में जो छोटे किसान हुआ करते थे इनको बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी और इनके कारण ही इन मध्यस्थों के कारण मतलब जो किसान हुआ करते थे, छोटे किसान हुआ करते थे, उनको बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जाने लगा। मतलब उनका हैरेसमेंट होने लगा, उनका एक्सप्लोटेशन होने लगा। भारत में कृषकों के अशिक्षित होने के कारण गांव के बड़े लोगों ने इस व्यवस्था से लाभ उठाना शुरू कर दिया। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे या उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, तो उन्होंने इस व्यवस्था का लाभ उठाना चालू कर दिया। इसके फलस्वरूप जो अनपढ़ लोग हुआ करते थे या जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती थी, तो उनको किसी व्यवस्था का अधिक जानकारी हुआ नहीं करती थी, तो इसके कारण ये जो व्यवस्था थी इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा छोटे किसानों पर और यह प्रणाली असफल हो गई।
अब हम देखते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, मालवारी सिस्टम। मालवारी सिस्टम जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश शासन के द्वारा चलाया गया था, इसका काम भी पूरा राजस्व को वसूलना ही था, परंतु ये एक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। इसको हम देखते हैं पुनः डिटेल से। मालवारी सिस्टम, इस व्यवस्था में भूमि राजस्व बंदोबस्त कंपनी ने एक गांव को महल मानकर गांव के मुखिया के साथ कर दिया। मतलब एक गांव बनाया गया और उस गांव को महल बोला गया और उसमें एक व्यक्ति को मुखिया बना दिया गया। गांव के मुखिया को नंबरदार कहा जाता था, जिसका कार्य गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देना हुआ करता था। जैसा कि मतलब हम सभी जानते हैं कि एक ग्रुप रहता है, उसमें एक व्यक्ति हेड रहता है, तो वैसे ही इस मालवारी सिस्टम में एक व्यक्ति को गांव का मुखिया बना दिया गया, जो कि उन सभी से कर वसूलने का काम करता था और सरकार को देता था। गांव को महाल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम मालवाड़ी व्यवस्था पड़ा, क्योंकि उस समय पे इस व्यवस्था में गांव को महाल बोला जाता था, इसलिए व्यवस्था का नाम मालवाड़ी व्यवस्था या मालवारी सिस्टम इसका नाम आया। व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम होल्ड मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में दी। इसके हम बोल सकते हैं कि अगर इसके जनक कौन थे या इसके फादर कौन थे, तो होल्ड मैकेंजी 1819 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया गया था। 1822 में रेगुलेशन के अनुसार कुल भूभाग का 95% भाग निश्चित किया गया था तथा इसे वसूलने के अत्यधिक कठोरता बनाई गई थी। मतलब इसमें क्या किया गया था कि इसमें अत्यधिक कर वसूला जाता था और इनको बहुत कठोरता की जाती थी इनके साथ। अतः यह व्यवस्था असफल रही। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड के देख रेख में उत्तर भारत में कई सुधारों के साथ मालवाड़ी व्यवस्था पुनः लागू की गई थी। अब परंतु इस व्यवस्था का एक मूल उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लाभ कमाना और अधिक से अधिक जमीन के ऊपर कर वसूलना। इसलिए फिर ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में पुनः दोबारा चालू की गई। कब? 1833 में। कौन के द्वारा? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि का व्यवस्था का प्रवर्तक माना गया है। भूमि पर कुल उपज का 66% तय किया गया। मतलब इन्होंने इस कारण से यह सफल हुई यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने, जब हम देखते हैं पुराना, तो इसमें क्या किया गया था, इसमें अत्यधिक जो इसकी जो दर थी, मतलब जो इसका परसेंटेज था वो 95% हुआ करता था, परंतु जब मार्टिन बर्ड ने किया तो इसको 66% पे लाकर खड़ा कर दिया, जिसके चलते यह व्यवस्था यहाँ पर सफल हुई। इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी द्वारा कम करके 50% कर दिया गया, परंतु कर वास्तविक उपज के स्थान पर अनुमानित किया गया था। इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिली। मतलब यहाँ पर देखा नहीं जाता था कि आपकी कितनी फसल हुई है, कितनी फसल नहीं हुई है, कितना हानि हुई है। यहाँ पर एक अंदाजा लगाया जाता था और उसके अनुसार आप पे फिर कर लगाया जाता था। किसानों को इससे कोई राहत नहीं मिली। साथ ही लंबदर अधिकांश भूमि पर अधिकार में रख लेते थे। वह राजस्व वसूलने के लिए छोटे किसानों पर अत्याचार किया करते थे। मतलब जो गांव का मुखिया होता था उसको तो भाई किसी से कुछ मतलब था नहीं, उसे तो बस कर वसूलना था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको कर देना था। तो वो जो सामान्य जनता रहती थी वो नहीं देखता था कि उनको कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुई है, उनकी ज़मीन में कितना फसल उगी है। उसे केवल कर वसूलना रहता था और वो उस कर वसूल करके जो रेवेन्यू होता था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता था। ऐसे करके हम देखते हैं कि मालवारी सिस्टम मतलब एक गांव में एक मुखिया बना दिया गया था, गांव को महल बोला गया था, इसलिए इस व्यवस्था का नाम मालवारी सिस्टम पड़ा। जिसको अगर हम देखें तो सर्वप्रथम इसको शुरू करने का काम रेगुलेशन से आता है 1822 से। इसको सर्वप्रथम 1819 में लॉर्ड मैकेंजी ने चालू किया गया था, परंतु इनके द्वारा 95% का कर निश्चित करने के कारण ये इसको नहीं चल पाए। इसीलिए ये फिर जब 66% पे आया तो यह व्यवस्था सफल हुई और उत्तर भारत में यह व्यवस्था सफल हुई। तो ऐसे हमने देखा कि हमारा जो मतलब जो ये चैप्टर था यहाँ पे ये ख़त्म होता है और इसके बाद में हम देखेंगे ये व्यवस्थाएं थी जिसके थ्रू मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर कर वसूलती थी और इस कर वसूल के कारण यहीं से सामान खरीदती थी और ब्रिटिश मतलब जो यूरोप था वहाँ पर जाके उसको उच्च दामों में बेचती थी। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर कोई सुझाव देना है तो आप उस पर सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।